हेलो गाइस, मैं सेल्फ अमित शुक्ला। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 6 मार्कर क्वेश्चन की सीरीज़ की डिमांड बहुत दिन से आ रही थी, जिसको हमने शुरू करने का निर्णय लिया है। और 6 मार्कर के क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम इस वीडियो में लेकर के आएंगे। ध्यान रहे, ये जो क्वेश्चंस हैं ये रैंडम अलग अलग सब्जेक्ट से कलेक्ट करके हम बना रहे हैं वीडियो। हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरीके से 6 मार्कर लिखा जाता है इसके बारे में आप जान जाएं। एक वीडियो में अमूमन मिनिमम 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे। आज इस पहले वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लिए हैं जो सामान्य तौर पे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है फ्री स्टडी जोन के नाम से, आप उसे सर्च करिए। वहाँ पे डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वहाँ पे आप उन क्वेश्चंस के जो मॉडल आंसर है उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी वीडियोस के माध्यम से तो हम आपको प्रसारित करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित प्रावधानों को बताइए। ये प्रश्न जो है ये काफ़ी पुराना है। पहले जब कुछ पुराने प्रश्न पत्रों में हमने इस प्रकार के प्रश्न देखे हैं, तो इसमें ये पूछना चाह रहा है कि भारतीय संविधान में जो हमारी महिलाएं हैं उनमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जो उनकी सुरक्षा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, उनको सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा के प्रावधान करता है। तो हमको कुल मिलाकर के ये बताने हैं कि भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं। ध्यान रखिए, आपसे उसने किसी प्रकार का कोई चीज़ अंकित नहीं किया। जैसे ऐसा भी बोल सकता था वो कि राजनीतिक प्रावधान बताइए या आर्थिक प्रावधान बताइए, तो मतलब मिला जुला आपको जितने भी प्रावधान आप जानते हैं तो उसको आप बता सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसका वर्गीकरण करके प्रस्तुत करें, लेकिन इसको मैंने सिंपल तौर पे जितने भी हमको प्रावधान जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने आपको इसमें बता दिए हैं। जैसे महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भारतीय संविधान ने कई प्रावधान किए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है। ये एक छोटी सी हमारी भूमिका हो गई। अब आते हैं मेन कंटेंट पे। तो मेन कंटेंट हमारा क्या बताता है, कौन कौन से ऐसे प्रावधान है। तो प्रावधानों को ध्यान रखिए, चूंकि ये प्रश्न पत्र दूसरा जो हमारा है भारतीय संविधान का, उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमको अनुच्छेद बताने अति आवश्यक है। मतलब अगर हम बिना अनुच्छेद के डायरेक्ट अगर हम प्रावधान लिख दें तो उसमें हमको नंबर जो है वो ना के बराबर मिलेंगे। तो अनुच्छेद बताइए। पहले अनुच्छेद 14 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार दिया गया है, तो महिलाओं को भी यहाँ पे समानता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के 1 की अगर हम बात करें तो राज्य को धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकना इसका राज्य का कर्तव्य है। तो इसमें महिलाओं की बात भी कही गई है। अनुच्छेद 15 के 3 में अगर हम बात करें तो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देना जो है वो राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो रोजगार व नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता जो है वो अनुच्छेद 16 का पूरा सार है। अनुच्छेद 39A की अगर हम बात करें तो राज्य को पुरुषों व महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों के समान अधिकार प्रदान करने का आग्रह करता है। मतलब राज्य जो हमारा है वो पुरुषों और महिलाओं को जितने भी आजीविका के साधन हैं, पर्याप्त जो भी साधन है हमारी अर्थव्यवस्था में, उनमें समान अधिकार प्रदान करने का आग्रह करता है। 39 के डी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ये बात जो है वो कही गई है। अनुच्छेद 42 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी को आधार बना करके मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो है वो पारित किया गया था। अनुच्छेद अगर हम 42 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो भी न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं हैं इनको सुनिश्चित करने का जो कर्तव्य है वो राज्य का है। न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं जो बात हो रही हैं वो काम के संदर्भ में बात हो रही हैं। साथ ही साथ ये बोला गया है कि प्रसूति सहायता के लिए राज्य का कर्तव्य है कि वो उपबंध जो है वो करेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो है वो इसी को ध्यान में रख करके पारित किया गया है। अनुच्छेद 51A का जो ई है उसमें कहा गया है, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की गरिमा और सम्मान के विरुद्ध है। अनुच्छेद 243D के 3 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत में 1/3 महिलाओं का आरक्षण होगा। वैसे ही अनुच्छेद 243D के 3 में कहा गया है कि प्रत्येक नगरपालिका में 1/3 महिला आरक्षण होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ अनुच्छेद वहाँ पे याद ना हो, तो महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद जो हैं वो कम से कम 10 से 12 तैयार करके रखिए। वहाँ पे आपको बड़े आसानी से परीक्षा में जैसे आप बैठेंगे तो आपको 5 से 6 7 अनुच्छेद जो हैं बड़े आसानी से याद रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे परंपरागत हैं, तो बड़े उसमें उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि ये पूरे अनुच्छेद जो है वो हमारे भारतीय संविधान में महिलाओं के प्रावधान से जुड़े हुए हैं
जिनको आपको इस पूरे क्वेश्चन में बताना है। अंतिम में आपको 1 या 2 लाइन का निष्कर्ष देना है। इसमें आप सामान्य रूप से निष्कर्ष दिए। निष्कर्ष एक तरह का आपके पूरे क्वेश्चन का पूरा एक सार होता है। आप बताइए कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लैंगिक भेदभाव को कम करने हेतु संवैधानिक प्रावधानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में तेजी से वृद्धि हुई है। तो आपने ये बता दिया कि भाई अब जो उसका क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य उनका ये था कि महिलाओं से संबंधित प्रावधान जो हैं वो लैंगिक भेदभाव को समाप्त करेंगे, सामाजिक परिवर्तन लाएंगे, आर्थिक परिवर्तन लाएंगे और उनको पुरुषों के साथ खड़ा करने में मदद करेंगे। यही पूरा उद्देश्य रहा होगा उनका। तो इसीलिए निष्कर्ष में इन बातों का समावेश आप करिए। ये बताइए कि निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि जो लैंगिक भेदभाव रहा है पूर्व, अगर हम समय की बात करें तो लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इससे देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में तेजी से वृद्धि हुई है। तो आप बता सकते हैं। ये मेरी भाषा है, आप चाहें तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए, ये बातें हुई। आगे अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो इसमें बोला गया है ग्राम न्यायालय क्या है, इसके महत्व को बताइए। बड़ा सरल प्रश्न है। इसमें सीधे आप बताइए ग्राम न्यायालय क्या है और सीधे उसके महत्वों को बिंदुवार बता दीजिए। तो ग्राम न्यायालय है क्या, पहले तो इसकी बात करते हैं। आप जानते हैं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुसार जो है इसकी स्थापना की गई है, लेकिन भारतीय संविधान से इसको शक्तियाँ प्राप्त थी इस अधिनियम को। तो इसको समझते हैं। मैंने लिखा है ग्राम न्यायालय ऐसे मोबाइल कोर्ट हैं जो आपराधिक एवं दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्ति का उपयोग करते हुए मामलों का समाधान करते हैं। इनकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद डी या अनुच्छेद 39D की बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद 39D या अनुच्छेद 39(4) को मूर्त रूप देने के लिए संसद द्वारा पारित ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा की गई है। इसके तहत राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करती हैं। तो आपने यहाँ पे सब चीज़ें बता दी। ग्राम न्यायालय क्या है वो आपसे पूछना चाह रहा था। आप चाहें तो उसको 1 लाइन में भी बताएंगे, लेकिन वो उतना प्रभावकारी नहीं रहेगा। तो आपने ग्राम न्यायालय की एक पूरी भूमिका जो है, जैसे अगर 3 नंबर का प्रश्न आ जाए सीधे ग्राम न्यायालय, तो आप ये पूरा लिख दीजिए तो आपको लगभग पूरे नंबर मिलेंगे। तो ग्राम न्यायालय में आपसे जब पूछा तो आपने बताया कि ये मोबाइल कोर्ट है, आपराधिक और दीवानी दोनों प्रकार की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति इनको होती है। फिर आपने ये भी बता दिया कि अनुच्छेद 39D के तहत इनको मतलब अनुच्छेद 39D में जो बातें कही गई हैं उसको मूर्त रूप देने के लिए इस ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। लेकिन संसद ने एक अधिनियम पारित किया, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। डायरेक्ट नहीं है, इसके द्वारा स्थापना की गई। फिर आपने अंतिम रूप से ये बता दिया कि राज्य सरकारें जो हैं वो उच्च न्यायालय के परामर्श से इनकी स्थापना करती हैं। तो लगभग सभी बातें आपने बता दी हैं। इसके बाद कुछ बचता नहीं है बताने के लिए। सीधे आ जाते हैं महत्व में। तो महत्व को मैंने इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो महत्व को समझते हैं, एक एक बिंदु देखेंगे। इसका महत्व है मतलब इम्पोर्टेंस की बात वो कर रहा है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है या इसका क्या महत्व है। तो महत्व में पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि जो भी समस्याएं, ग्रामीण समस्याएं होती हैं, उनको स्थानीय स्तर पर समाधान प्रदान करने के लिए एवं न्याय को सर्वसुलभ बनाने के लिए इनकी स्थापना की गई है। भाई ग्राम न्यायालय जो होते हैं वो जो भी ग्रामीण जन की या जो भी स्थानीय स्तर पे समस्याएं होती हैं उनको वहीं पे उनका समाधान हो जाता है और न्याय जो है बड़े आसानी से लोगों को मिल जाता है। ग्राम स्तर पे न्याय की पहुंच हो जाती है। न्यायपालिका का जो भारी भरकम जो पूरा बोझ रहता है या जो न्यायपालिका में जो भारी भरकम जो ग्रामीण समस्याएं रहती हैं उस बोझ में कमी देखने को मिलती है। न्याय व्यवस्था में जो ग्रामीण आमजन रहते हैं इनका विश्वास कम रहता है। तो जब ऐसे न्यायालयों की स्थापना होती है तो न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास में भी वृद्धि होती है। समाज में गांधीवादी मूल्यों की स्थापना पे बल मिलता है, इसलिए क्योंकि ग्राम न्यायालय की जो स्थापना का विचार जो है वो गांधीवादी मूल्यों के अनुरूप है। लंबे चलने वाले वादों से समाज को मुक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही वो न्यायालय जो हैं कार्यरत रहते हैं और वहीं जा कर के वो मामलों का निपटारा कर देते हैं। तो बहुत लंबे जो प्रकरण होते हैं, बहुत लंबे वाद जो होते हैं वो वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो लंबे चलने वाले वादों या प्रकरणों से समाज को मुक्ति मिल जाती है। शांतिपूर्ण और खुशहाल समाज की स्थापना हो जाती है और समय एवं धन की भी बचत होती है। तो आपने लगभग 7 से 8 या 10 बिंदु में आपने उसके महत्व को बता दिया। आप चाहें तो इसको अलग अलग फ्लो डायग्राम के माध्यम से लिख सकते हैं, चाहें तो इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा तरीका था, आप चाहें तो अपने तरीके से लिख सकते हैं।
100 शब्दों में संभवतः ये पूछा जाएगा। तो 100 शब्दों में आपको सिर्फ ऐसे ही एक छोटी सी 1 या 2 लाइन 3 लाइन की भूमिका, फिर उसका कंटेंट और देन उसके बाद 1 या 2 लाइन का निष्कर्ष। निष्कर्ष मैंने लिखा है कि अतः ग्राम न्यायालय ने न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि आम जन के बीच विधि व्यवस्था के प्रति उनके नज़रिए को पुनः परिभाषित करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मतलब मैंने ये चीज़ बता दिया, चूँकि ग्राम न्यायालय पूछा है, इसका महत्व पूछा है, तो मैंने निष्कर्ष में ये चीज़ बताने का प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी नागरिक रह रहे हैं इनको जल्दी न्याय तो उपलब्ध कराते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारी विधि व्यवस्था है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, इसके प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उसमें भी परिवर्तन लाते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अतः ग्राम न्यायालय न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि आम जनता के बीच विधि व्यवस्था के प्रति उनके नज़रिए को पुनः परिभाषित करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो ये पूरी बातें जो है मैंने आपको ग्राम न्यायालय से संबंधित बता दी। ये एक आदर्श उत्तर कहा जा सकता है, इसमें मैंने हर बातों का समावेश किया है। और अगर इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे इससे संबंधित प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें अगला प्रश्न था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए आदिवासी विद्रोहों के कारणों को बताइए, विद्रोहों के नाम भी बताइए। ये आदिवासी विद्रोह का जो पूरा प्रश्न है, वैसे तो 3 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन इसको 300 शब्दों में भी पूछा गया है पिछले परीक्षाओं में अगर बात करें तो। उसमें कारण, प्रभाव, परिणाम और प्रमुख विद्रोह, ये लगभग सभी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा है कि आदिवासी विद्रोहों के जो कारण, मतलब औपनिवेशिक शासन की बात करें, ब्रिटिश काल की बात करें 19वीं शताब्दी में, तो आदिवासी या जनजाति जो विद्रोह हुए उसके क्या क्या कारण थे और विद्रोहों को बताना है। तो पहले तो कारण देखते हैं। तो पहले छोटी सी 1 लाइन की भूमिका कि औपनिवेशिक शासन के दौरान 19वीं सदी में उग्र आदिवासी विद्रोह हुए जिसके निम्न कारण थे। आप चाहें तो थोड़ा सा भूमिका को बढ़ा भी सकते हैं, मैंने यहाँ जानबूझ करके नहीं बढ़ाया। उसका कारण ये है कि ये मेरा जो उत्तर है वो लगभग 150 शब्दों में जाने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट सीधे मुद्दे की बात की कि औपनिवेशिक शासन के दौरान 19वीं सदी में उग्र आदिवासी विद्रोह हुए हैं जिसके कारण निम्नानुसार हैं। तो पहले पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजों ने आदिवासी प्रधानों की जमींदारों के रूप में मान्यता प्रदान की और आदिवासी भूमि उन्हें सौंप दी। अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो भी प्रधान, जो भी महाजन, जो भी साहूकार होते थे, जो आदिवासी वर्ग से ही संबंधित थे, उनको जमींदारों के रूप में स्थापित कर दिया, उनको मान्यता प्रदान कर दी और जो स्थानीय आदिवासियों की ज़मीन थी उनको सौंप दी। इससे क्या हुआ कि जो भी वहाँ के स्थानीय आदिवासी थे वो बेघर हो गए, अपनी ही ज़मीन उनको खोनी पड़ी। तो पहला कारण ये था, जब खोनी पड़ी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो विद्रोह करेंगे। दूसरा कारण ये था कि जो साहूकार और महाजन लोग होते थे वो आदिवासियों को ऊंची दरों पर ऋण देते थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि ऊंची दरों पर ऋण देते थे और अगर अकाल महामारी पड़ गई, ऋण को अगर वो नहीं पटा पाए तो फिर वो ऋण जाल में फंस जाते थे। तो ऊंची दरों पर ऋण देकर उन्हें ऋण जाल में फंसा दिया जाता था, फलतः वो विद्रोह करने पे उतारू हो गए। तीसरी बात अगर करें, ईसाई मिशनरियों का आगमन जो है वो आदिवासियों की धर्म व संस्कृति को प्रभावित किया। बड़े पैमाने पे अंग्रेज़ों ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने की स्वतंत्रता दे दी। भारत में पहले प्रतिबंधित था लेकिन बाद में फिर भारत आने पे इनको स्वतंत्रता दे दी गई, जिसके कारण से जो आदिवासी वर्ग थे इनकी धर्म और संस्कृति जो है उसमें परिवर्तन होने लगा या काफ़ी प्रभावित होने लगी। कारण ये था कि धर्मांतरण उन लोग कराने लगते थे, अलग अलग प्रथाओं को वो नष्ट करते थे। तो इसी कारण से ये तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण जो था कि राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेज़ों ने वनों पर, मतलब जंगलों पे नियंत्रण कठोर कर दिया, ठेके पे देने लगे। तो जो आदिवासी अर्थव्यवस्था थी इसका आधार जो है टूट गया, क्योंकि आदिवासी लोग जंगल में रहते थे और वहीं के वनोपजों को वो संग्रहण करके अपनी जीविका चलाते थे। तो ये अगला कारण हो गया चौथा। और अंतिम था बेगारी प्रथा। अंग्रेज जो थे उनको क्या कर रहे थे, बेगार कर रहे थे। तो वो जो बेगारी प्रथा जो बड़े पैमाने पे अंग्रेज़ों ने चलाई थी वो कारण था इनके विद्रोह का। तो आपने लगभग 5 बिंदु बता दिए। चूँकि इसमें कारण भी बताने हैं आपको, विद्रोह भी बताने हैं, इसलिए मैंने 5 बिंदु सही समझे। कई बार ऐसा आता है कि 6 नंबर में जब प्रश्न आएगा तो सीधे ये भी पूछ लेता है कि 1-2 आदिवासी विद्रोह बताइए और उसके कारणों की चर्चा कीजिए। तो आपको लगभग 7 कारण बताने होंगे अगर 1-2 पूछता है तो। अगर 5 पूछ लिया तो फिर यही 5 कारण बता करके और 5 आप विद्रोह बता दीजिए। अब ध्यान रखिए, जब विद्रोह आप बताएंगे तो विद्रोहों में आपको अच्छा खासा भारी भरकम मैटर उसमें नहीं रखना है, टू द पॉइंट बात करनी है। अगर 15 नंबर का प्रश्न आता है
300 शब्दों में अगर लिखने के लिए आता है तब तो आप लिख सकते हैं डिटेल से, लेकिन अगर 100 शब्दों में आया तब तो बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि आपकी शब्द सीमा बढ़ जाएगी। 15 नंबर में भी प्रश्न आ रहा है तो मुझे जो सही लगा कि बिंदुवार अगर इसको लिखें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपनी बात बता सकते हैं सामने वाले को। जैसे कोल विद्रोह, तो मैंने पहले बता दिया कोल विद्रोह में कि 1831-32 में हुआ। फिर मैंने इसका क्षेत्र बताया, छोटा नागपुर के पठार में। नेता बता दिया, बुद्धो भगत। स्वरूप बता दिया, मतलब ये था कैसा, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप इसका था। कारण बता दिया, भूमि कर में वृद्धि तथा राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों को भूमि आवंटित न कर बाहरी लोगों को आवंटित करना, ये उसका कारण था। इसी कारण से कोल विद्रोह हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं इसको निष्कर्ष में बताऊंगा इस चीज़ को, कि हर आदिवासी विद्रोह जो है वो दबा दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। अगर कोई खास है तो ही मैं उसके प्रभाव बताऊंगा, अगर खास नहीं है तो मैं सीधे कारण बता करके और दूसरे विद्रोह को बताने लगूंगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लगभग 2 से 3 पॉइंट आपको बताने हैं। क्षेत्र हो गया, नेता हो गया, उसका स्वरूप अगर है, अगर इम्पोर्टेंट है तो बताइए, और नहीं तो आप फिर उसका कारण बताइए, उसका प्रभाव बताइए। 3 नंबर में जब प्रश्न आता है तो ऐसे लिखा जाता है। तो जब आप बड़े प्रश्न लिखेंगे तो उसमें इसी प्रकार से बिंदु बना करके लिखिए। अगला अगर देखें, खोंड या सवार विद्रोह 1855-57 उड़ीसा बंगाल के क्षेत्र में हुआ। नेता जो इसके थे वो चक्र बिसाई थे। फिर बाद में राधा कृष्ण दंडसेना ने इसकी बागडोर को संभाला। कारण जो था इस विद्रोह का कि नए कर जो हैं वो अंग्रेजों द्वारा बताए जा रहे थे कि हम नए कर लगाएंगे, तो एक तो उसका भय, दूसरा सबसे जो तात्कालिक कारण था वो नरबली प्रथा पे प्रतिबंध, क्योंकि उस समय जो खोंड जो जनजाति थी वहाँ पे नरबली प्रथा जो है वो बड़े पैमाने पे देखने को मिलती थी। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में। नेता जो इसके थे सिद्धो व कान्हू थे। कारण जो इसका था, एक तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद था, बेदखली था, संथालों की गरीबी सबसे बड़ा कारण था, और अदालतों में जब ये लोग जाते थे तो इनको न्याय नहीं मिलता था। ये कुछ अलग अलग कारण थे जिसके कारण से संथाल विद्रोह हुआ। संथाल परगना का क्षेत्र है, पूर्वी भारत से के लगभग समस्त क्षेत्रों में इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है, और अंग्रेजी कमिश्नर रहते हैं लॉर्ड और ब्राउन। ये फिर आगे चल करके इस विद्रोह को 1856 तक दबा देते हैं। तो ये रहता है संथाल विद्रोह। खासी विद्रोह की बात करें तो 1827 से 33 के बीच में खासी विद्रोह होता है, जिसके नेता रहते हैं तीरथ सिंह। क्षेत्र जो इसका रहता है वो वही मेघालय के आसपास जो गारो पहाड़ियाँ हैं इसके आसपास समीपस्थ क्षेत्र जो है वो पूरा खासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहता है। अंग्रेजों का ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर अधिकार हो जाता है और वो असम सिलहट के बीच में एक सड़क का निर्माण करते रहते हैं। इसी कारण से तीरथ सिंह विद्रोह कर देते हैं। तो ये इसका कारण रहता है। बाद में फिर तीरथ सिंह को पकड़ लिया जाता है और ये विद्रोह 33 तक 1833 में दब जाता है। रमोसी विद्रोह की बात करें तो रमोसी विद्रोह जो है इसका क्षेत्र रहता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के क्षेत्र में रमोसी विद्रोह होता है 1822 से 41 के बीच में। नेता रहते हैं चित्तर सिंह और दत्तात्रेय पेतकर। और इसका जो कारण रहता है वो ये रहता है कि अंग्रेज़ों का जो साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण होता है वो बड़े पैमाने पे उसमें वृद्धि होती है, जिस कारण से ये विद्रोह पे उतारू हो जाते हैं। तो आपने लगभग 3 इसमें बातें बता दी, क्षेत्र हो गए, नेता हो गए और कारण। फिर रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह में आपको बताना है कि ये क्षेत्र, रंपा विद्रोह जो है वो किस क्षेत्र में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश, मतलब गोदावरी नदी के तट में। कारण जो था उसका वही था, शोषण और बेगारी। नेता जो इसके थे वो सीताराम राजू थे। नागा विद्रोह की बात करें तो इसको मणिपुर विद्रोह भी कहा जाता है। पूर्वी भारत के क्षेत्र में ये हुआ बड़े पैमाने पे। नेता जो इसके थे वो रोंगभाई जदोनांग थे। बाद में फिर गैडुनेल्लू जो हैं वो इसका पूरा बागडोर संभालते हैं। मुख्य रूप से जो नागा विद्रोह का उद्देश्य था वो ये था कि सामाजिक एकता हम स्थापित करेंगे, प्राचीन जो हमारा धर्म है इसको हम पुनर्जीवित करेंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके वो नागा विद्रोह करते हैं। तो ये कुछ बातें हुई, लगभग मैंने 7 विद्रोह बताए हैं, आप चाहें तो अधिक भी बता सकते हैं। यहाँ मेरा उद्देश्य था कि कैसे लिखेंगे आप वो बताना। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो मैंने इसका निष्कर्ष बड़ा सामान्य तौर पे ये चीज़ बताई है, उसी से जोड़ करके बताई है। मैंने लिखा है, यद्यपि ये सभी विद्रोह अंग्रेजों द्वारा कुचल दिए गए, किंतु स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना से प्रेरित ये विद्रोह देश प्रेम व उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि मतलब ये जो विद्रोह हैं, ये विद्रोह जो हैं ये कहीं ना कहीं आगे चल करके एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जो हमें स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता के तौर पे, मतलब हमें स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता के लिए प्रेरित करता है, साथ ही साथ अपने देश की और स्वयं के आत्मसम्मान की भावना से ओतप्रोत करता है। तो इस तरीके से आप कुछ इसका निष्कर्ष जो है वो लिखिए। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न जो है यहाँ मैं
प्रश्न नोटिफाई नहीं किया हूँ। प्रश्न ये था कि हिमालयीन और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अंतर बताइए, ये प्रश्न था। तो इसकी छोटी सी भूमिका मैंने लिखा है कि भारतीय अपवाह प्रणाली को उत्पत्ति स्रोतों के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्योंकि प्रश्न जो है वो ये पूछ रहा है सीधे सीधे कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अंतर बताइए। तो इसीलिए मैंने पहले उसकी भूमिका बनाई कि भाई हम किस तरीके से जब वर्गीकरण करेंगे जो हमको फिर बताए कि ये हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो उत्पत्ति स्रोतों के आधार पे हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय। इन दोनों नदी तंत्रों में जो अंतर पाए जाते हैं उसको मैं इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से या फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। तो आधार एक तरफ मैं लिख रहा हूँ, फिर एक तरफ हिमालयीन नदियाँ, दूसरे तरफ प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये तरीका मुझे सबसे ठीक लगा दर्शाने का, क्योंकि इसमें कम शब्दों में आप बहुत ज़्यादा बातें जो हैं बता सकते हैं और स्पष्ट दिख भी रही हैं ये पूरी बातें। आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्थ की बात करें तो ऐसी नदियाँ जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलकर पूरे वर्ष भर बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो पश्चिमी घाट से उत्पन्न होकर एक विशेष अवधि के लिए जल प्राप्त करती हैं। प्रकृति की बात करें तो स्थायी इनकी प्रकृति होती है, मतलब 12 मासी इनका पानी जो है वो रहता है, और ये गैर 12 मासी होती हैं, एक विशेष अवधि के लिए रहती हैं। आकार की बात करें तो इनका घुमावदार आकार होता है, ये सीधी चलती हैं। प्रपथ की बात करें तो डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती हैं। घाटी की अगर बात करें तो वी आकार की घाटियाँ बनती हैं हिमालयन नदियों में, और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो यू आकार की घाटी बनती हैं। अगर स्रोत की बात करें तो इनको जो स्रोत है, मतलब इनका जो प्रमुख स्रोत है वो या तो वर्षा है या तो हिमपात है, क्योंकि हिमालय के आसपास पूरी हिमपात की घटनाएं जो हैं देखने को मिलती हैं और वर्षा भी जो होती है। यहाँ पे जो अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो वर्षा पे ही निर्भर रहती हैं। चट्टानों की बात करें तो इनके आसपास की जो चट्टानें हैं नर्म होती हैं, तलछटी होती हैं, और यहाँ पे कठोर और प्रतिरोधी चट्टानें देखने को मिलती हैं। क्षेत्र की बात करें तो जो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसी को सींचने का काम जो है हिमालयी नदियाँ करती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो दक्कन के पठार को सींचती हैं। आयु की बात करें तो युवावस्था है, नवीन है ये नदियाँ जो कि हिमालय से निकलती हैं, और ये प्रौढ़ावस्था की नदियाँ हैं। बेसिन की बात करें तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं गंगा यमुना का तो आपका पूरा क्षेत्र या और नदियों का क्षेत्र, और इसका जो है बड़ा संकीर्ण जो है वो जल देखने को मिलता है। तो आज के ये पूरे प्रश्न हैं जिसको मैंने बताने का प्रयास किया है कि कैसे आप 6 मार्कर के अगर प्रश्न आते हैं या 15 मार्कर के प्रश्न आते हैं तो आप उसको कैसे लिखें। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको प्रेजेंटेशन का सहारा लेना है, आपको अपनी बातें सरल शब्दों में बतानी हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि उन्हीं बातों को बताएं जो उस प्रश्न में पूछी जा रही हैं। वो बातें बिल्कुल ना बताएं जो आपसे पूछी जा ही नहीं रही हैं। यहाँ पे मैंने अगर जितनी भी बातें आपसे बताई हैं प्रश्न में, वो सभी बातें जो हैं उसी प्रश्न से संबंधित हैं जितनी बातें पूछ रहा है। अगर कारण पूछा है तो कारण ही बताइए, प्रभाव बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभाव पूछा है तो प्रभाव ही बताइए, फिर आप उसकी इतर जितनी चीज़ें हैं उसको आप बिल्कुल मत बताइए। तो ऐसे करके ये पूरी वीडियो सीरीज़ हम जारी रखेंगे, और आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के जब आपको क्वेश्चंस हम अवेलेबल कराएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। कोई डाउट्स है टेलीग्राम चैनल में हमसे ऐड होइए, वहाँ पे आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका डिस्कशन एक ग्रुप हमने अलग बना करके रखा है। डेली हमारी आंसर राइटिंग प्रोग्राम सीरीज़ का एक हिस्सा है कि डेली जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर लिख करके हमें दिखाते हैं। आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और आंसर अपने जो हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, जिसको हम तुरंत चेक करके उसमें जो भी कमियां हैं वो हम आपको बता देंगे। तो इस पूरे वीडियो में इतना ही। थैंक यू।